तो दोस्तों फाइनली टायल पेरी की स्टोर मूवी है वो रिलीज़ हो चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इसी मूवी के बारे में। पूरी जानकारी आपको बताया कि इस मूवी की प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, डिटेल अपडेट, साथ ही साथ रिव्यू करेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी बताने वाले हैं, स्टोरी एक्सप्लेनेशन सब कुछ एक तरह से इसी मूवी में हम कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी की एक तरह से अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चालू करता हूं। स्ट्रो 2025 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अपराध ड्रामा फिल्म है जिसे टायलर पेरी ने लिखा, निर्मित और निर्देशित किया है। फिल्म में ताराजी पी. हेंसन, शेरी शेफर्ड, टेयाना टेलर, सिनबाद, रॉकमंड डंबर, एशले वर्शर, माइक मेरिल और ग्लिन टुरमैन ने अभिनय किया है। स्ट्रो को नेटफ्लिक्स द्वारा 6 जून 2025 को रिलीज किया गया था। कथानक: जनिया विल्टकिंसन एक अकेली माँ है जो अपनी अक्सर बीमार रहने वाली बेटी आर्या के साथ एक जर्जर अपार्टमेंट में रहती है। एक सुबह आर्या खुद को नहला पाने में असमर्थ होने पर निराशा व्यक्त करती है और जनिया को बताती है कि उनके शिक्षक ने उसकी कक्षा में कहा था कि उसकी माँ उसके लिए दोपहर का भोजन नहीं ला सकती। जनिया परेशान है लेकिन काम पर जाने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। बाहर निकलते समय वह व्हीलचेयर पर बैठे एक पड़ोसी को बदले में पैसे देती है, जिससे उसका मकान मालिक नाराज हो जाता है, जो 10 बजे तक किराया न चुकाने पर घर से बेदखल करने की धमकी देता है। आर्या को स्कूल छोड़ने के बाद जनिया अपनी किराने की दुकान की नौकरी पर जाती है। वहां एक ग्राहक उस पर बोतल फेंकता है क्योंकि वह गैरयोग्य वस्तुओं के लिए WIC कार्ड स्वीकार करने से इनकार करती है। उसका बेपरवाह बॉस उसे गंदगी साफ करने का आदेश देता है। पीछे की ओर जनिया को एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि बाथटब में दौरे के दौरान आर्या घायल हो गई थी। उसका बॉस उसे 30 मिनट में वापस आने के लिए कहता है और उसका वेतन देने से मना कर देता है। जानिया आर्या के लंच के लिए पैसे निकालने के लिए बैंक जाती है, लेकिन लाइन बहुत लंबी है। स्कूल में उसका सामना प्रिंसिपल और चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज से होता है, जो जानिया की विनती के बावजूद आर्या को हिरासत में ले लेते हैं। जब जनिया बारिश में काम पर वापस जा रही थी तो उसने गलती से एक आदमी को टक्कर मार दी जो ड्यूटी पर न होने वाला पुलिस अधिकारी निकला। उसने उस पर शराब फेंकी और उसे सड़क से भगा दिया। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने एक्सपायर हो चुके दस्तावेजों के कारण उसकी कार जब्त कर ली। वह आखिरकार काम पर लौटी, लेकिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसका बॉस फिर से उसे वेतन देने से इनकार कर देता है। जब जनिया घर पहुंची तो उसने पाया कि उसे बेदखल कर दिया गया है। उसका सामान अपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया गया है। वह अपने बॉस से भिड़ने के लिए स्टोर पर लौटती है, लेकिन ऐसा करते समय 2 हथियारबंद लुटेरे घुस आते हैं। एक आर्या का बैग मांगता है और जब जनिया मना करती है तो उस पर हमला किया जाता है। संघर्ष के दौरान वह बंदूक पकड़ लेती है और लुटेरे को गोली मार देती है। उसका पूर्व बॉस उस पर डकैती की योजना बनाने का आरोप लगाता है, लेकिन वह उसे बताती है कि लुटेरा उसके नाम के टैग से उसका नाम जानता था। घबराकर जनिया उसे घातक रूप से गोली मार देती है और केवल अपना वेतन लेकर भाग जाती है। बैंक में टेलर बिना पहचान पत्र के उसका चेक भुनाने से मना कर देता है। हताश होकर जनिया बंदूक निकाल लेती है, जिससे टेलर चेक भुनाने के लिए मजबूर हो जाता है। एक मूक अलार्म बजता है। बैंक मैनेजर निकोल जनिया को पहचानती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। डिटेक्टिव रेमंड और ग्राइम्स, जो पहले से ही किराने की दुकान की घटना की जांच कर रहे हैं, उन्हें बैंक डकैती के बारे में सूचित किया जाता है। रेमंड, एक भूतपूर्व सेना वार्ताकार, जनिया से बात करने की पेशकश करता है। वे फोन पर एक दूसरे से संपर्क बनाना शुरू करते हैं। इस बीच एक बैंक टेलर गुप्त रूप से स्थिति का लाइव स्ट्रीम करता है, जिससे लोगों की सहानुभूति मिलती है। समर्थक बाहर इकट्ठा होते हैं। जनिया के फोन काटने के बाद स्ट्रीम को पुलिस द्वारा जाम कर दिया जाता है। रेमंड, जो जनिया से सहानुभूति रखता है, धमकी देने वाले अधिकारी की पहचान जान लेता है और उसे पकड़वा देता है। निकोल और जनिया बैंक के कैमरे बंद कर देते हैं, लेकिन एक टेलर, टेसा,
चुपके से बाथरूम की खिड़की पर एक नोट लिखती है, जिससे पता चलता है कि कथित बम सिर्फ आर्या का विज्ञान प्रोजेक्ट है। रेमंड जनिया को परेशान करने वाले अधिकारी को घूंसा मारता है और मांग करता है कि एफबीआई उसे जनिया से बात करने दे। एफबीआई मना कर देती है, इसलिए रेमंड व्यक्तिगत रूप से निकोल के जरिए अधिकारी की एक तस्वीर देता है। जनिया उसकी पहचान की पुष्टि करती है और बंधकों को रिहा कर देती है, लेकिन निकोल वहीं रहती है। जनिया को अपनी मां का फोन आता है, जो उसे याद दिलाती है कि आर्या की मौत पिछली रात दौरे के दौरान हुई थी। फ्लैशबैक से पता चलता है कि पूरे दिन आर्या की मौजूदगी एक भ्रम थी। स्कूल ने फोन नहीं किया था और सीपीएस कभी शामिल नहीं हुआ था। निकोल आर्या की मौत के बारे में जानती थी, इसलिए वह जनिया को खुद से और स्थिति से बचाने के लिए रुकी थी। जैसे ही एफबीआई बैंक पर हमला करने की तैयारी करती है, आंसू गैस छोड़ी जाती है और ऐसा लगता है कि जानिया को गोली लग गई है। हालांकि यह भी एक भ्रम है। वास्तव में जानिया शांतिपूर्वक जासूस रेमंड के सामने आत्मसमर्पण कर देती है। उसके साथ निकोल भी होती है। ढालना जनिया विल्टकिंसन के रूप में ताराजी पी. हेंसन, शेरी शेफर्ड, निकोल, टियाना टेलर डेट के रूप में, के रेमंड, सिम्बाद बेनी के रूप में, रॉकमंड डंबर चीफ विल्सन के रूप में, टेसा जॉर्ज के रूप में एशले वर्शर, माइक मेरिल डिटेक्टिव ग्रिम्स, ग्लिन टुरमैन रिचर्ड के रूप में, एंथोनी ई विलियम्स ऑफिसर डिक्सन के रूप में, टिल्की जोन्स ऑफिसर ओलिवर के रूप में। उत्पादन फिल्म का लेखन, निर्देशन और निर्माण टायलर पेरी ने किया है। नेटफ्लिक्स के लिए एंजी बोन्स और टोनी स्ट्रिकलैंड भी इसके निर्माता हैं। 2 कलाकारों का नेतृत्व तराजी पी. हेंसन, शेरी शेफर्ड, टियाना टेलर, ग्लिन टुरमैन, सिम्बाद, रॉकमंड डंबर कर रहे हैं। 3 कलाकारों में माइक मेरिल और एशले वर्शर भी शामिल हैं। 4 मुक्त करना फिल्म का प्रीमियर 6 जून 2025 को हुआ। 5 स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 17 आलोचकों की 47% समीक्षाएं सकारात्मक हैं। 6 मेटाक्रिटिक, जो भारत औसत का उपयोग करता है, ने 7 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 56 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। शेरी इवोन शेफर्ड, जन्म 22 अप्रैल 1967, एक अमेरिकी अभिनेत्री, हास्य कलाकार, लेखिका, पॉडकास्टर, टेलीविजन प्रस्तोता और टॉक शो होस्ट हैं। वह वर्तमान में दैनिक सिंडिकेटेड डेटाइम टॉक शो शेरी की मेजबानी करती हैं। 2007 से 2014 तक शेफर्ड डेटाइम टॉक शो द व्यू की सहोस्ट थीं, जिसके लिए उन्हें कई डेटाइम एमी पुरस्कार नामांकन मिले, जिसमें से एक उन्होंने 2009 में जीता। उन्होंने 2019 से दिसंबर 2022 तक डिश नेशन की मेजबानी की, अपने टॉक शो के कारण अपने अंतिम महीनों में सीमित एपिसोड में। उन्होंने सिटकॉम द जेमी फॉक्स शो 1999 से 2001, लेस दैन परफेक्ट 2002 से 2006, शेरी 2009। 2009 में उन्होंने परमिशन स्लिप्स, एवरी वुमन गाइड टू गिविंग हरसेल्फ ए ब्रेक नामक पुस्तक प्रकाशित की। 2012 में वह रियलिटी प्रतियोगिता श्रृंखला डांसिंग विद द स्टार्स के 14वें सीजन में एक प्रतियोगी के रूप में दिखाई दी। शेफर्ड ने एनबीसी सिटकॉम 30 रॉक में एंजी जॉर्डन के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई, एचबीओ मैक्स श्रृंखला द सेक्स लाइव्स ऑफ कॉलेज गर्ल्स में एक आवर्ती भूमिका निभाई और गेम शो बेस्ट एवर ट्रिविया शो की मेजबानी की। प्रारंभिक जीवन शेफर्ड का जन्म शिकागो, इलिनॉइस में हुआ था। वह 3 लड़कियों में सबसे बड़ी है। उसके माता-पिता लावण्य 1941 से 1991 और लॉरेंस से शेफर्ड, जन्म लगभग 1947, हैं। जब शेफर्ड एक बच्ची थी, तब उसके माता-पिता यहोवा के साक्षी बन गए थे। कई धार्मिक और गैरधार्मिक मुद्दों के कारण जब शेरी बहुत छोटी थी, तब उसके माता-पिता का तलाक हो गया। तलाक के बाद 1991 में उसकी मां की असामयिक मृत्यु के कारण उसके पिता तीनों लड़कियों के लिए एकमात्र अभिभावक बन गए। 2 आजीविका शेफर्ड की पहली टेलीविजन एक्टिंग जॉब शॉर्ट लिव्ड सिटकॉम क्लेघोर्न में विक्टोरिया कार्लसन के रूप में अभिनय कर रही थी, जो 1995 में WB पर एक सीजन के लिए प्रसारित हुई थी। 3
उन्होंने 2018 में एबोनी को बताया, वह पहली नौकरी थी जिसे मैंने बुक किया था और मैं अभी भी एक कानूनी सचिव थी। मेरे एजेंट ने मुझसे कहा, आप अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। मुझे वह बड़ा ब्रेक मिला और फिर इसे रद्द कर दिया गया। मैंने अपना अपार्टमेंट खो दिया, मेरी कार वापस ले ली गई और मैं 1 साल तक बेघर रही। मैं हर किसी के सोफे पर सोती थी। इस व्यवसाय में यह बहुत अनिश्चित है। आप एक दिन काम कर सकते हैं और अगले दिन काम नहीं कर सकते। 3. शेफर्ड को बाद में 1996 से 2001 तक जेमी फॉक्स के अपने सिटकॉम द जेमी फॉक्स शो में शीला यारबोरो की भूमिका के लिए और 1990 के दशक के अंत में सिटकॉम सडनली सुसान और एवरीबडी लव्स रेमंड में आवर्ती भूमिकाओं के लिए पहचान मिली, जबकि 2002 से 2006 तक रमोना प्लैट की मुख्य भूमिका में शो लेस दैन परफेक्ट में अभिनय किया। 2005 से 2009 तक शेफर्ड ने फॉक्स सिटकॉम द वॉर एट होम में चरित्र लेनी डेविडसन की प्रेमिका सैंड्रा के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी। 2007 में उन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स के आईमैक्स री-रिलीज संस्करण में रोंडा की भूमिका निभाई। 4. 2009 में उन्होंने लाइफटाइम टेलीविजन के शेरी में एक सीजन के लिए अभिनय किया, जो शेफर्ड के जीवन के बारे में एक सिटकॉम था। 5. उन्होंने 2013 में हाउ आई मेट योर मदर के अंतिम सीजन के दौरान डैफ्ने के रूप में दोबारा काम किया। 6. उसी वर्ष शेफर्ड रॉजर्स और हे एमरस्टीन के सिंड्रेला के संगीतमय निर्माण में ब्रॉडवे पर दिखाई दिए। 7. 2017 से 2018 तक शेफर्ड ने एनबीसी की नकली कानूनी कॉमेडी श्रृंखला ट्रायल एंड एरर में एनी फ्लैच को चित्रित किया। 8. वह कॉमेडी श्रृंखला पायलट ब्लैक डोंट क्रैक का निर्माण और अभिनय करेंगी। 9. टेलीविजन व्यक्तित्व। शेफर्ड कई टेलीविजन शो जैसे कि हु वांट्स टू बी ए मिलियनेयर, राचेल रे और टू टेल द ट्रूथ में अतिथि होस्ट और प्रतियोगी के रूप में दिखाई दिए हैं। 10. उन्होंने 20 जून 2008 को 35वें डेटाइम एमी अवार्ड्स की सहमेजबानी की। वह 2010 में द न्यूलीवेड गेम के गेम शो नेटवर्क संस्करण की होस्ट बनी। उन्होंने कार्नी विल्सन की जगह ली और 2013 में समाप्त होने तक उस शो की मेजबानी करेंगी। 11. शेफर्ड ने 2013 से 2014 तक निक्लोडियन के निकमॉम नाइट आउट स्पेशल की भी मेजबानी की। 12. शेफर्ड ने 10 जून 2019 से शुरू होकर 65 एपिसोड के लिए गेम शो नेटवर्क पर बेस्ट एवर ट्रिविया शो की मेजबानी की। वह 2017 से फनी यू शुड आस्क, द व्यू के पैनल बाइंदाएं वहूपी गोल्डबर्ग, बारबरा वाल्टर्स, जॉय बेहार, शेफर्ड और एलिजाबेथ हसलबेक ने 29 जुलाई 2010 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का साक्षात्कार लिया। 2006 में शेफर्ड एबीसी के डेटाइम टॉक शो द व्यू में लगातार अतिथि सहोस्ट बन गईं। 13. वह 2007 में एक स्थायी सहोस्ट बन गईं, सितंबर में डेब्यू किया जब उन्होंने स्टार जोन्स की जगह ली। 14. 2014 में द व्यू छोड़ने के बाद शेफर्ड ने 2015 और 2016 के दौरान एक योगदानकर्ता के रूप में शो में कई बार उपस्थिति दर्ज कराई। 15. सितंबर 2007 में द व्यू के प्रसारण के बाद शेफर्ड को सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ा जब उन्होंने कहा कि वह विकास में विश्वास नहीं करती हैं। अवधि 16. सहोस्ट वहूपी गोल्डबर्ग ने उनसे पूछा, क्या दुनिया सपाट है? शेफर्ड ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, और विस्तार से बताया कि उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। 17. शेफर्ड ने बाद में अपने बयान को दिमाग की गड़बड़ी के रूप में संदर्भित किया जो नसों के कारण होती है। बारबरा वाल्टर्स और शेफर्ड ने उस एपिसोड के बाद बात की। वाल्टर्स ने कहा, प्रिय, पृथ्वी गोल है, और शेफर्ड ने जवाब दिया, बारबरा, मुझे यह पता है। 18. 19. द व्यू को अक्सर लाइव फिल्माया जाता था, जिसमें बहुत कम या कोई संपादन नहीं होता था, इसलिए 4 दिसंबर 2007 को प्रसारित होने के बाद और अधिक आलोचनाएं भड़क उठीं, जब जॉय बेहर द्वारा एपिकुरस के बारे में शुरू की गई चर्चा के दौरान शेफर्ड ने यह दावा करने का प्रयास किया कि शास्त्रीय ग्रीस में ईसाई मौजूद थे और यूनानियों ने उन्हें शेरों के सामने फेंक दिया। जब इस बिंदु पर सवाल उठाया गया तो उसने आगे दावा किया कि यीशु पहले आए, यूनानियों और रोमनों से पहले, और कहा, मुझे नहीं लगता कि ईसाइयों से पहले कुछ भी हुआ है, जिस पर बेहर ने जवाब दिया, यहूदी। 20.
शेफर्ड ने यह स्वीकार करने के बाद और आलोचना बटोरी कि उन्होंने कभी मतदान नहीं किया, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उनका पालनपोषण एक सख्त यहोवा के साक्षी के रूप में हुआ था। उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया कि उन्हें कभी भी तारीखें या कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी चीज के लिए मतदान नहीं किया है। 21 जनवरी 2008 में शेरी ने गॉस्पेल गायिका शली सीजर को ब्लैक पैटी लेबेले के रूप में संदर्भित किया। सीजर की तरह लेबेले भी अश्वेत हैं। 22 2008 में गर्भपात के बारे में तुच्छ टिप्पणियों के कारण उन्होंने द व्यू पर और अधिक विवाद खड़ा किया। बाद में उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियों का उद्देश्य तुच्छ होना नहीं था, बल्कि उन अन्य महिलाओं को प्रेरित करना था जो गर्भपात के बाद अपराध बोध से जूझ रही हैं। उन्होंने खुद 20 की उम्र में कई बार गर्भपात करवाने का हवाला दिया, जिसके कारण उन्हें उन अनुभवों के कारण शर्म और अपराध बोध से ग्रस्त होना पड़ा। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि बाद में उन्होंने इवेंजेलिकल ईसाई धर्म अपना लिया। 23 2009 में शेफर्ड ने बेहर, गोल्डबर्ग, वाल्टर्स और एलिजाबेथ हसलबेक के साथ उत्कृष्ट टॉक शो होस्ट के लिए डेटाइम एमी पुरस्कार जीता। 24 मार्च 2012 में शेफर्ड ने एबीसी के डांसिंग विद द स्टार्स के 14वें सीजन में एक सेलिब्रिटी प्रतियोगी के रूप में भाग लिया और 10वां स्थान हासिल किया। उनके डांस पार्टनर वेल चमेरकोव्स्की थे। 25 2019 में शेफर्ड ने फॉक्स के द मास्क सिंगर के दूसरे सीजन में पेंगुइन के रूप में भाग लिया। 26 अक्टूबर 2021 से जून 2022 तक शेफर्ड सिंडिकेटेड डेटाइम टॉक शो द वेंडी विलियम्स शो के आवर्ती अतिथि होस्टों में से एक थे, क्योंकि इसके नामधारी वेंडी विलियम्स अपनी चिकित्सा समस्याओं के कारण कार्यक्रम से अनिश्चित काल के लिए अनुपस्थित थीं। 22 फरवरी 2022 को शो के वितरक डेब मार्मरकरी ने घोषणा की कि शेफर्ड को एक नए टॉक शो शेरी की मेजबानी के लिए साइन किया गया है, जिसका प्रीमियर वेंडी के प्रतिस्थापन के रूप में 2022 से 23 के टेलीविजन सीजन में हुआ था। 27-28 सीरीज का प्रीमियर 12 सितंबर को हुआ था। 29 जनवरी 2023 में सीरीज को 2025 तक इसके दूसरे और तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। 30 अन्य उद्यम शेफर्ड ने अक्टूबर 2009 में प्रकाशित परमिशन स्लिप्स एवरी वुमन गाइड टू गिविंग हरसेल्फ ए ब्रेक नामक पुस्तक लिखी। 31 शेफर्ड को प्लान डी हाउ टू लूज वेट एंड बीट डायबिटीज पर सलेखक का श्रेय भी प्राप्त है, जो 2013 में प्रकाशित हुई। 32 शेरी वाई शेरी शेफर्ड बिलीव इन एबिलिटीज फंड के लिए धन जुटाती है। 33 वाई 34 बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता वाले सभी उम्र के लोगों को जीने, प्यार करने, काम करने और सीखने के नए अवसर पैदा करके यथासंभव पूर्ण जीवन प्राप्त करने में सहायता करता है। वाई एजेंसियों का एक नेटवर्क है, जिसके कार्यक्रम ऐसे हजारों लोगों और उनके परिवारों के जीवन को सशक्त और बेहतर बनाते हैं, जिनका हम समर्थन करते हैं। 2009 में शेफर्ड WWE स्मैकडाउन के एक एपिसोड में पेशेवर पहलवान MVP के अतिथि प्रबंधक के रूप में दिखाई दिए, जिन्होंने WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का बचाव करने वाले मैच में डॉल्फ जिगलर के खिलाफ मुकाबला किया। 35 2011 में शेफर्ड ने बेघर पूर्व अमेरिकी ग्लेडिएटर स्टार डेबी क्लार्क स्टॉर्म के 6 महीने के किराए और उपयोगिताओं का भुगतान करने की पेशकश की। 36 2015 तक एक परियोजना में विग और हेयर एडेंस की एक पंक्ति शामिल है। ग्लिन टुरमैन, जन्म 31 जनवरी 1947, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। 1959 में ब्रॉडवे प्रोडक्शन ए रेजिन इन द सन में एक बाल कलाकार के रूप में पहली बार चर्चा में आने वाले टुरमैन को प्राइम टाइम सोप ओपेरा पीटन प्लेस 1968 से 1969 में ल्यू माइल्स, 1975 की कमिंग ऑफ एज फिल्म कूली हाई में हाई स्कूल के छात्र लेरॉय प्रीच जैक्सन, NBC सिटकॉम ए डिफरेंट वर्ल्ड 1988 से 1993 में गणित के प्रोफेसर और सेवानिवृत्त सेना कर्नल ब्रैडफोर्ड टेलर और HBO ड्रामा सीरीज द वायर में बाल्टीमोर के मेयर क्लेरेंस रॉयस के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। HBO ड्रामा सीरीज इन ट्रीटमेंट में उनकी भूमिका के लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता का प्राइम टाइम एमी पुरस्कार मिला।
टुरमैन ने शोटाइम सीरीज हाउस ऑफ लाइज में जेरेमिया कान का किरदार निभाया। एफएक्स ब्लैक कॉमेडी क्राइम ड्रामा सीरीज फार्गो के चौथे सीजन में डॉक्टर सीनेटर की भूमिका निभाई और 2020 की नेटफ्लिक्स फिल्म मारेनीज ब्लैक बॉटम में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। टुरमैन का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। डीएनए विश्लेषण के अनुसार टुरमैन की मातृवंशावली नाइजीरिया के एदो लोगों से मिलती है। 2. टुरमैन ने न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन बोरो में स्थित हाई स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में अध्ययन किया, जहां से उन्होंने 1965 में स्नातक किया। 3. आजीविका। टुरमैन को अपनी पहली प्रमुख अभिनय भूमिका 12 साल की उम्र में लोरेन है सवेरी के क्लासिक नाटक ए रेजिन इन द सन के मूल ब्रॉडवे प्रोडक्शन में ट्रेविस यंगर के रूप में मिली थी, जिसमें उनके साथ सिडनी पोइटियर, रूबी डी, क्लाउडिया मैकनील, इवान डिक्सन, लुइस गॉसेट जूनियर, लोन एल्डर 3, जॉन फिडलर और डायना सेंट्स थे। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने पूरे अमेरिका में क्षेत्रीय और रिपर्टरी कंपनियों में प्रशिक्षुता हासिल की, जिसमें टायरोन गुथरी का रिपर्टरी थिएटर भी शामिल था, जिसमें उन्होंने 1960 के दशक के अंत में गुड बॉयज, हार्पर फेरी, द विजिट और द हाउस ऑफ एट्रियस के प्रोडक्शन में काम किया। उन्होंने लॉस एंजल्स में अपनी पहली स्टेज प्रस्तुति विलियम है एनली की स्लो डांस ऑन द किलिंग ग्राउंड के साथ की। इस नाटक का ब्रॉडवे पर व्हाट द वाइन सेलर्स बाय नाम से भी निर्माण किया गया था। उद्धरण वांछित। टुरमैन ने अपना पहला नाक इमेज अवार्ड नाटक आइज ऑफ द अमेरिकन में अपने काम के लिए जीता। उन्हें लॉस एंजल्स के इनर सिटी कल्चरल सेंटर में डेडवुड डिक के निर्देशन के लिए अपना दूसरा नाक इमेज अवार्ड मिला। उद्धरण आवश्यक। टेलीविजन पर उन्होंने द पेरेंट, हुड, ए एंगिन विद मिस्टर कूपर, ए डिफरेंट वर्ल्ड और द वेंस ब्रदर्स के एपिसोड निर्देशित किए हैं। टुरमैन ब्रॉडवे पर ए रेजिन इन द सन में एलआर, रूबी डी, क्लाउडिया मैकनील, ग्लिन टुरमैन, सिडनी पोइटियर और जॉन फिडलर। टुरमैन ने 1970 के दशक में ब्लैक्सप्लॉयटेशन फिल्मों से अपना फिल्मी करियर शुरू किया, जिसमें 5 ऑन द ब्लैक हैंड साइड 1973, थॉमसन एंड बुश रोड 1974 और टुगेदर ब्रदर्स 1974 शामिल हैं। फिर कूली हाई 1975, द रिवर नाइजर 1976, जेडी रिवेंज 1976 और ए हीरो इज नॉट नॉथिंग बट ए सैंडविच 1978 में भूमिकाएं निभाईं। टीवी फिल्मों में कार्टर्स आर्मी, प्रतिष्ठित सेंटेनियल, एटिका और मिन्स्ट्रेल मैन शामिल हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना तीसरा नाक इमेज अवार्ड जीता। टुरमैन 1994 में टीवी फिल्म रेस टू फ्रीडम, द अंडरग्राउंड रेलरोड, बफेलो सोल्जर्स और फ्रीडम सॉन्ग में नजर आए। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में पेनिटेंटरी 2 1982, ग्रेमलिन्स 1984, डीप कवर 1992, हाउ स्टेला गॉट हर ग्रूव बैक 1998, मेन ऑफ ऑनर 2000, सहारा 2005, किंग्स ऑफ द इवनिंग 2007, बलेस्क 2010 और सुपर 8 2011 शामिल हैं। 2004 में वे HBO सीरीज द वायर में मेयर क्लेरेंस रॉयस की आवर्ती भूमिका निभाते हुए शामिल हुए और 2006 में पूर्णकालिक नियमित बन गए। मेयर रॉयस के उनके चित्रण ने उन्हें 2007 में एक ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए नाक इमेज अवार्ड के लिए नामांकित किया। 4. द वायर के बाद से टुरमैन ने स्क्रब्स एपिसोड माई लास्ट वर्स में एक मरीज के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। टुरमैन की अन्य टेलीविजन प्रस्तुतियों में हवाई 5 हार्ले डार्टसन के रूप में 1973, ट्रिक्स आर नॉट ट्रीट्स, ट्वाइलाइट जोन सेगमेंट, पैलाडिन ऑफ द लॉस्ट ओवर, डैनी के की सहअभिनीत, हार्लन एलिसन द्वारा लिखित पटकथा, मैटलॉक, मिलेनियम और सिटकॉम ऑल ऑफ अस शामिल हैं। 2008 में उन्होंने HBO सीरीज इन ट्रीटमेंट में अपनी अतिथि भूमिका के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। वह ABC सीरीज डेट्रॉयट 1 अगस्त 2007 में दिखाई दिए। उन्होंने अपने जीवन के बारे में एक वन मैन शो मूविन मैन का प्रदर्शन और निर्माण किया है। टुरमैन ने स्टार वार्स में हान सोलो की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था। 2007 के एक साक्षात्कार में टुरमैन ने याद किया, वह जॉर्ज लुकास की पुस्तक में था। जाहिर तौर पर जॉर्ज लुकास ने मुझे इस भूमिका के लिए ध्यान में रखा था और फिर सोचा कि एक सफ़ेद राजकुमारी लिया और एक काले हान सोलो के बीच बहुत अधिक विवाद हो सकता है,
क्योंकि वह समय था और वह इसमें नहीं पढ़ना चाहता था। उस समय मुझे कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ ऑडिशन देने गया, उसे किया और वहां से निकल गया। 2012 में वह शोटाइम पर हाउस ऑफ लाइज में डॉन चीडल और लॉरेंस टेट द्वारा निभाए गए पात्रों के पिता के रूप में दिखाई देने लगे। 2017 में टर्मन को एबीसी ड्रामा हाउ टू गेट अवे विद मर्डर के सीजन 4 और 5 के 10 एपिसोड में नेट लाहे सीनियर के रूप में कास्ट किया गया था। उनका किरदार नेट लाहे, बिली ब्राउन के कैद पिता का है, जो एक पूर्व पुलिस अधिकारी, जासूस और सीरीज स्टार एनालिस कीटिंग, वायोला डेविस का प्रेमी है। 2018 में टर्मन कानूनी ड्रामा सूट्स में विक के रूप में दिखाई दिए। टुरमैन हाल ही में 2021 में एबीसी लिमिटेड सीरीज वीमेन ऑफ द मूवमेंट में मोसेराइट एम्मेट टिल के परदादा की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। 6. ट्रूमैन 80 फॉर ब्रैडी में रीटा मोरेनो, लिली टॉमलिन, जेन फोंडा और सैली फील्ड के साथ मिकी के रूप में एक कैमियो उपस्थिति भी बनाते हैं। टुरमैन ने दक्षिणी कैलिफोर्निया में शहरी युवाओं को घोड़े के कौशल और मूल्यों को सिखाने के लिए कैंप गिड्डी अप की स्थापना की और लगभग 40 वर्षों तक काले काउबॉय का जश्न मनाने वाले बिल पिकेट इन्विटेशन रोडियो के सह ग्रैंड मार्शल रहे हैं। कमंड डंबर, जन्म 11 जनवरी 1973, एक अमेरिकी अभिनेता हैं जिन्हें एनबीसी सीरीज अर्थ 2 में बेन्स, शोटाइम फैमिली ड्रामा सोल फूड में केनी चैडवे, एक और फॉक्स क्राइम ड्रामा प्रिजन ब्रेक में बेंजामिन माइल्स, सी नोट, फ्रैंकलिन की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने एफएक्स ड्रामा सीरीज सन्स ऑफ एनार्की में शेरिफ एली रूजवेल्ट, द मेंटलिस्ट में एफबीआई एजेंट डेनिस एबॉट, 2 हुलू सीरीज द पाथ में एफबीआई एजेंट अबे गेंस और 9 जनवरी 2001 में माइकल ग्रांट की भूमिका भी निभाई। 3. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डंबर का जन्म 11 जनवरी 1973 को ओकलैंड, कैलिफोर्निया में हुआ था। 5. उन्होंने ओकलैंड टेक्निकल हाई स्कूल में पढ़ाई की और सांता फे कॉलेज और न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए जाने से पहले 1 साल तक मोरहाउस कॉलेज में पढ़ाई की। 5. 6. आजीविका। टेलीविज़न। डंबर को टेलीविज़न सीरीज सोल फूड में केनी चैडवे के रूप में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए जाना जाता है और टीवी गाइड ने उन्हें टेलीविज़न के अब तक के 50 सबसे सेक्सी सितारों में से एक नामित किया। 7. उन्होंने टेलीविज़न सीरीज प्रिजन ब्रेक में बेंजामिन माइल्स, सी नोट, फ्रैंकलिन के रूप में एक नियमित भूमिका निभाई। 2007 में डंबर ने अल्पकालिक टीएनटी मेडिकल ड्रामा हार्टलैंड में अभिनय किया। उन्होंने नूह, पटकथा लेखक और शो के मुख्य पात्र को अपनी फिल्म फाइन आर्ट के बारे में कुछ विचार देने के लिए नोआ के आर्क में खुद के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने यूपीएन सीरीज गर्लफ्रेंड्स में भी एक आवर्ती भूमिका निभाई थी, 1 और उन्हें टेलीविज़न सीरीज द गेम। डंबर की अन्य टीवी प्रस्तुतियों में अर्थ 2, फेलिसिटी, द प्रिटेंडर, 2 गाइज एंड ए गर्ल और नॉर्थ शोर में अतिथि भूमिकाएं शामिल हैं। 2011 में वे एफएक्स के शो सन्स ऑफ एनार्की के कलाकारों में चार्मिंग के नए शेरिफ एली रूजवेल्ट के रूप में शामिल हुए। 2013 में डंबर सीबीएस क्राइम ड्रामा द मेंटलिस्ट में एफबीआई एजेंट डेनिस एबॉट के रूप में शामिल हुए। 2018 में डंबर माइकल ग्रांट के रूप में 9 जनवरी 2001 के कलाकारों में शामिल हुए। 2021 में कोविड-19 वैक्सीन जनादेश के कारण उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि छूट के उनके अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया था। 8 फरवरी 2022 में यह बताया गया कि उन्होंने शो के निर्माताओं पर $1 मिलियन का मुकदमा किया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें चिकित्सा और धार्मिक छूट से वंचित किया गया और नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। 9, 10, 25 जुलाई 2022 में डंबर के नस्लीय कदाचार के मामले को लॉस एंजल्स की अदालत में एक न्यायाधीश ने निराधार बताकर खारिज कर दिया था, लेकिन डिज्नी फॉक्स को रॉकमंड डंबर के कुछ दावों का सामना करना पड़ा, जिसमें अन्य दावों के अलावा धार्मिक और नस्लीय भेदभाव, प्रतिशोध और अनुबंध का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। 11 डंबर ने छूट के लिए अपने कारण को इस तथ्य पर आधारित किया कि उनके पास कांग्रीगेशन ऑफ यूनिवर्सल विजडम से छूट पत्र था। 12 न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि चर्च में शामिल होने के लिए केवल कायरोप्रैक्टर वाल्टर पी. शिलिंग को एक पत्र लिखना होता है। 12 स्टूडियो ने बताया कि उसने कई ऐसे काम किए हैं जो चर्च की मान्यताओं के खिलाफ हैं, जिसमें चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरना भी शामिल है,
लेकिन उसने जवाब में कहा कि उसने भगवान से बात की थी, जिसने उसे अलग तरीके से काम करने की अनुमति दी। 13 अमेरिकी जिला न्यायाधीश डॉली जी ने उसके दावों पर संदेह व्यक्त किया, यह कहते हुए कि भगवान के साथ संवाद करना एक व्यापक विशेषाधिकार नहीं है जो हमारी व्यवस्थित स्वतंत्रता की प्रणाली को कमजोर करता है, ने फैसला किया कि मुकदमा परीक्षण की ओर बढ़ सकता है। 13 पतली परत। उनकी फिल्म परियोजनाओं में पंख, जो 2000 सन्नास फिल्म फेस्टिवल में पहली बार प्रदर्शित हुई, मिस्री लव्स कंपनी, सिक पपीज, हुडुनिट, डर्टी लॉन्ड्री, ऑल अबाउट यू, एक, किस किस बैंग बैंग और टाइलर पेरी द्वारा निर्मित फिल्म द फैमिली दैट प्रीज शामिल हैं। अन्य डंबर ने मिश्रित मीडिया प्रदर्शनी आर्ट थेरेपी के माध्यम से कला जगत में योगदान दिया है। 14 उन्होंने प्लेगल पत्रिका के नवंबर 2003 अंक के लिए पोज दिया। 15 व्यक्तिगत जीवन। 2003 से 2006 तक डंबर की शादी आइवी होम्स से हुई थी। 16 30 दिसंबर 2012 को 1 साल तक डेटिंग करने के बाद डंबर ने जमैका के मोंटेगो बे में अभिनेत्री माया गिलबर्ट से सगाई कर ली। 17 18 डंबर चर्च ऑफ यूनिवर्सल विजडम के सदस्य हैं, जिसके सदस्यों को शरीर में बीमारी लाने वाले चिकित्सा हस्तक्षेप से बचने के लिए बाध्य किया जाता है। 9 21 डिज्नी और फॉक्स के खिलाफ उनके मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि उनके वकीलों ने कोविड-19 टीकाकरण अनिवार्यता के बारे में चर्चा में उनके धर्म को नकली और उनकी मान्यताओं को निष्ठाहीन कहा। 22 23 डीएनए विश्लेषण के अनुसार डंबर का वंश मुख्य रूप से नाइजीरिया के योरूबा लोगों से है। 24 नाइजीरिया की अपनी यात्रा पर उन्हें योरूबा नाम दिया गया, ओमोबोवाले। 25 ओमोवाले का एक भिन्न रूप, जिसका अर्थ है हमारा बेटा घर आ गया है। दारा टेलर फिल्म और टेलीविजन स्कोर के लिए एक अमेरिकी संगीतकार हैं। एक एचएमए नामांकित संगीतकार, उन्होंने थ्रिलर, ड्रामा और कॉमेडी सहित कई स्वतंत्र फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है। उन्होंने एबीसी के एजेंट कार्टर, गैलावेंट और लाइफटाइम के चाइल्ड जीनियस के लिए अतिरिक्त संगीत का योगदान दिया है। साथ ही बैड मॉम्स, बेवॉच, स्मर्फ्स, द लॉस्ट विलेज और सॉसेज पार्टी जैसे स्टूडियो प्रोडक्शंस के लिए व्यवस्था और स्कोर उत्पादन में भी योगदान दिया है। 2015 में उन्हें टुगेदर मैजिक फिल्म अनडिटेक्टेबल के लिए उनके स्कोर के लिए हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2016 में वे वीमेन इन फिल्म के वीमेन कंपोजर्स इन मीडिया कॉन्सर्ट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए गए संगीतकारों में से एक थीं। 2 टेलर का जन्म न्यूयॉर्क के पॉकीप्सी में हुआ था, लेकिन उनका अधिकांश बचपन लॉकपोर्ट, न्यूयॉर्क में बीता। उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में जूडिथ केलॉग के अधीन मेजोसोप्रानो के रूप में अध्ययन किया और कॉर्नेल विश्वविद्यालय कोरस में गाया। कॉर्नेल में ही उन्होंने ज़ैचरी वर्सवर्थ और स्टीवन स्टिकी के साथ स्वतंत्र रूप से रचना का अध्ययन किया। 2009 में उन्होंने संगीत और मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। टेलर ने 2011 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने मार्क सोजो के साथ फिल्म संगीत रचना का अध्ययन किया। वह लॉस एंजल्स में रहती हैं। फिल्मोग्राफी। लघु फिल्में। गंथर की आंखों के लिए ही 2022। फिल्में। कोलवेल 2019। बार्ब और स्टार विस्टा डेल मार 2021 पर जाएं। बिनती 2021। द टेंडर बार 2021। अमेरिकी शरणार्थी 2021। सांता फे में छुट्टियां 2021। आमंत्रण 2022। नोएल डायरी 2022। आवारा 2023। ब्लैक बार्बी एक डॉक्यूमेंट्री 2023। अगले क्रिसमस पर मुझसे मिलो 2024। स्ट्रॉ 2025। सक्को हॉलिडे हंट अप्रकाशित। टेलीविजन। मीडिया द्वारा परीक्षण 2020। बुकमार्क 2020। बाइट साइज है एलोवीन 2020। सांता फे में छुट्टियां 2021। हाई हील 2021। लिटिल एलेन 2021 से 2022। द बॉयज प्रेजेंट्स डायबॉलिकल 2022। 37 शब्द 2022। आयरन हार्ट 2025। वेरी पेरी प्रोडक्शंस एलएलसी 2 टाइलर पेरी स्टूडियो
TPS के रूप में व्यवसाय कर रहा है। अटलांटा, जॉर्जिया में एक अमेरिकी फिल्म निर्माण स्टूडियो है जिसकी स्थापना 2006 में अभिनेता, फिल्म निर्माता और नाटककार टायलर पेरी ने की थी। 2019 में पेरी ने अपने सबसे नए अटलांटा स्टूडियो स्थान के भव्य उद्घाटन का जश्न मनाया, जिसने 2015 में पूर्व फोर्ट मैकफरसन परिसर के 330 एकड़ 130 हेक्टेयर को टायलर पेरी स्टूडियो का नया घर बनाने के लिए खरीदा था। 3. टायलर पेरी स्टूडियो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़े फिल्म निर्माण स्टूडियो में से एक है और पेरी को एक प्रमुख फिल्म निर्माण स्टूडियो का मालिक बनने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी के रूप में स्थापित किया। 4. टायलर पेरी स्टूडियो की एक प्रोडक्शन शाखा 34वीं स्ट्रीट फिल्म्स के माध्यम से पेरी अन्य फिल्म निर्माताओं के काम का मार्गदर्शन करते हैं। 5. 2018 में पेरी ने 2008 में खोले गए अपने पिछले स्टूडियो स्थान को एक अन्य अल्पसंख्यक स्वामित्व वाली फिल्म निर्माण कंपनी को बेच दिया। 6. 7. पिछले स्टूडियो स्थान ने दक्षिण पश्चिम अटलांटा के ग्रीनब्रियर क्षेत्र में 2 पूर्व डेल्टा एयरलाइंस संबद्ध इमारतों पर कब्जा कर लिया था और इसमें 2 लाख वर्ग फुट 19,000 मीटर 2 सेट और कार्यालय स्थान शामिल थे। 8. टायलर पेरी स्टूडियो अटलांटा की मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए एक उल्लेखनीय संसाधन है। 9. 10. कंपनी अक्सर अपने दक्षिण पश्चिम अटलांटा स्थान पर फिल्म और चालक दल के पदों के लिए विज्ञापन देती है। 11. इतिहास। पेरी के पास अपनी फिल्मों का पूर्ण स्वामित्व है और लायंसगेट एंटरटेनमेंट डायरी ऑफ ए मैड ब्लैक वुमन से लेकर ए मीडिया फैमिली फ्यूनरल तक उनकी सभी फिल्मों के लिए वितरक के रूप में काम करता था। पैरामाउंट ग्लोबल के साथ अपना सौदा करने के बाद पेरी की फिल्में अब पैरामाउंट पिक्चर्स और नेटफ्लिक्स द्वारा नोबॉडीज फूल और ए फॉल फ्रॉम ग्रेस से वितरित की जाती हैं। 12. उनकी पहली फिल्म डायरी ऑफ ए मैड ब्लैक वुमन, जो $5.5 मिलियन के बजट पर निर्मित की गई थी, एक अप्रत्याशित व्यावसायिक सफलता बन गई, जिससे उद्योग पर नजर रखने वालों के बीच व्यापक चर्चा हुई कि क्या मध्यम वर्ग के अफ्रीकी अमेरिकियों को मुख्यधारा की हॉलीवुड फिल्मों द्वारा संबोधित नहीं किया जा रहा था। इसकी अंतिम सकल बॉक्स ऑफिस प्राप्तियां $50.6 मिलियन थीं। फिल्म ने अंततः $65 मिलियन की कमाई की और डायरी की तरह लगभग सभी संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म की शुरुआत पेरी और उनके सहकलाकारों द्वारा दैनिक टॉक शो द ओपरा विनफ्रे शो में 1 घंटे की उपस्थिति से हुई। 14. लायंसगेट के लिए उनका अगला प्रोजेक्ट डैडीज लिटिल गर्ल्स, जिसमें ब्रिटिश अभिनेता इद्रीस एल्बा और गैब्रियल यूनियन ने अभिनय किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में 14 फरवरी 2007 को जारी किया गया था। इसने $31 मिलियन से अधिक की कमाई की। 15. पेरी ने अपनी अगली फिल्म व्हाई डिड आई गेट मैरिड लिखी, निर्देशित, निर्मित और अभिनय किया, जो 12 अक्टूबर 2007 को जारी की गई थी। यह बॉक्स ऑफिस पर $21.4 मिलियन की कमाई करते हुए अपने पहले सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में खुली। यह शिथिल रूप से उस नाटक पर आधारित है जिसे पेरी ने 2004 में लिखा था। फिल्मांकन 5 मार्च 2007 को व्हिसलर, ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर। पेरी की 2008 की फिल्म मीट द ब्राउन्स, जो 21 मार्च को रिलीज हुई थी, 20,082,809 वीकेंड ग्रॉस के साथ नंबर 2 पर खुली। 16. द फैमिली दैट प्रीज 12 सितंबर 2008 को खुली और अक्टूबर तक $35.1 मिलियन से अधिक की कमाई की। मीडिया गोज टू जेल 20 फरवरी 2009 को नंबर 1 पर खुली, जिसने $41 मिलियन की कमाई की और यह अब तक की उनकी सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई। यह पेरी की लायंसगेट के साथ 7वीं फिल्म थी। 1 मई 2012 को 4 अलार्म वाली आग ने स्टूडियो कॉम्प्लेक्स के कुछ हिस्सों को घेर लिया, जिससे एक इमारत आंशिक रूप से ढह गई। 17. 3 महीने से भी कम समय के बाद 27 अगस्त 2012 की सुबह एक अन्य इमारत की छत पर आग लग गई। 20 नवंबर 2019 को इसने ओपरा विनफ्रे साउंड स्टेज पर MSNBC और वाशिंगटन पोस्ट 2020 डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद की बहस की मेजबानी की। 18. इसने 8 दिसंबर को मिस यूनिवर्स 2019 की भी मेजबानी की। अक्टूबर 2023 में TPS ने फिल्म और टेलीविजन परियोजनाओं को विकसित करने के लिए नेटफ्लिक्स के साथ एक फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए। 19, 20, 21 जून 2021 में टायलर पेरी और TD जेक्स ने घोषणा की कि वे दक्षिण पश्चिम अटलांटा में 130 एकड़ से अधिक जमीन खरीद रहे हैं,
जिसमें थिएटर, खुदरा दुकानें, रेस्तरां और जॉर्जिया फिल्म और टीवी संग्रहालय के साथ सार्वजनिक सुलभ मनोरंजन जिले के लिए टायलर पेरी स्टूडियो का प्रस्तावित विस्तार शामिल है। पेरी को उम्मीद है कि मनोरंजन जिला 2025 में पूरा हो जाएगा। 22-23 फरवरी 2024 में पेरी ने घोषणा की कि उनकी $800 मिलियन की विस्तार परियोजना, जिसमें अतिरिक्त साउंड स्टेज शामिल हैं, अस्थायी रूप से रोक दी गई है क्योंकि उन्हें चिंता है कि वीडियो से संबंधित कृत्रिम बुद्धिमत्ता में तेजी से प्रगति पारंपरिक फिल्म निर्माण की मांग को कम कर सकती है। पेरी चाहते हैं कि फिल्म निर्माण उद्योग एक आवाज के रूप में एकजुट हो और हॉलीवुड में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने के लिए कानून की पैरवी करे। 6 दिसंबर 2024 को टायलर पेरी स्टूडियो के अध्यक्ष और महाप्रबंधक स्टीव मेश की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 25 एकल इंजन वाला वैन RV-12 IS विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और फ्लोरिडा के होमोसासा में एक सड़क पर उल्टा हो गया। 26 स्टूडियो स्थान टायलर पेरी स्टूडियो का प्रवेश द्वार 2008 में अपने पहले दक्षिण पश्चिम अटलांटा स्थान पर जाने से पहले स्टूडियो ने सेंट्रल अटलांटा में बेल्ट लाइन पर इनमैन पार्क में 99 क्रोग स्ट्रीट पर पूर्व स्टूडियो स्थान का उपयोग किया। पेरी ने 2006 में अटलांटा स्टेज वर्क्स से कथित तौर पर $7 मिलियन में जमीन खरीदी थी। 27 स्टूडियो को बाद में क्रोग स्ट्रीट मार्केट में बदल दिया गया। 2019 में टायलर पेरी स्टूडियो आधिकारिक तौर पर दक्षिण पश्चिम अटलांटा में पूर्व फोर्ट मैकफरसन परिसर के 330 एकड़ 130 हेक्टेयर में चला गया। 28 स्टूडियो के पास 50,000 वर्ग फुट 4,600 मीटर 2 साइट है जो स्थायी सेटों को समर्पित है, जिसमें एक लग्जरी होटल लॉबी की प्रतिकृति, व्हाइट हाउस की प्रतिकृति, 16,000 वर्ग फुट 1,500 मीटर 2 की हवेली, एक नकली सस्ता होटल, एक ट्रेलर पार्क सेट और एक वास्तविक 1950 के दशक की शैली का भोजनालय शामिल है, जिसे 100 मील 160 किलोमीटर दूर एक शहर से स्थानांतरित किया गया था। इसमें 12 घरों के साथ एक आवासीय पड़ोस कल्डी-सैक है। उनमें से कई वास्तविक कामकाजी अंदरूनी हिस्सों से सुसज्जित और सजाए गए हैं, न कि केवल मुखौटा। यह मनोरंजन उद्योग में अत्यधिक सफल अफ्रीकी अमेरिकियों के नाम पर 12 साउंड स्टेज की मेजबानी भी करता है। डेविड एडकिंस, जन्म 10 नवंबर 1956, जिन्हें उनके स्टेज नाम सिम्बाद से बेहतर जाना जाता है, एक अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेता हैं। 1990 के दशक में उन्हें अपने स्वयं के HBO स्पेशल में दिखाए जाने से जाना जाने लगा। कई टेलीविजन सीरीज में दिखाई दिए, जिनमें सबसे उल्लेखनीय रूप से ए डिफरेंट वर्ल्ड 1987 से 1991 में कोच वाल्टर ओक्स और द सिम्बाद शो 1993 से 1994 में डेविड ब्रायन के रूप में शामिल थे। वह दैट्स एडिक्वेट 1989, कोनहेड्स 1993, हाउस गेस्ट 1995, जिंगल ऑल द वे 1996, गुड बर्गर 1997, क्रेजी एज हेल 2002 और प्लेन्स 2013 जैसी फिल्मों में भी नजर आए हैं। प्रारंभिक जीवन सिम्बाद का जन्म 10 नवंबर 1956 को बेंटन हार्बर, मिशिगन में लुइस और बैप्टिस्ट मंत्री डोनाल्ड बेकले एडकिंस सीनियर के बेटे के रूप में हुआ था। 2, 3, 4 उनके 5 भाई बहन हैं, डोना, डोरोथिया, मार्क, माइकल और डोनाल्ड जूनियर। 5 उनकी नानी आयरिश मूल की थीं। 6 सिम्बाद ने बेंटन हार्बर हाई स्कूल में पढ़ाई की और 1974 में स्नातक किया। 7 उन्होंने 1974 से 1978 तक कोलोराडो के डेनवर में डेनवर विश्वविद्यालय में कॉलेज में पढ़ाई की, जहां उन्होंने बास्केटबॉल टीम के लिए 2 सीजन खेले। सैन्य सेवा सिम्बाद ने KC-135 स्ट्रेटोटैंकर्स पर बूम ऑपरेटर के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स में काम किया। विचिटा, कंसास में मैकोनेल एयर फोर्स बेस में 384वें एयर रिफ्यूलिंग विंग में नियुक्त होने के दौरान वह अक्सर स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए शहर में आते थे। उन्होंने 1981 में एयर फोर्स के टैलेंट कॉन्टेस्ट में एक कॉमेडियन MC के रूप में भाग लिया। सिम्बाद को कई तरह के दुर्व्यवहारों के लिए अपमानजनक बर्खास्तगी के साथ लगभग बर्खास्त कर दिया गया था, जिसमें अवॉल जाना भी शामिल था। 8 एयर फोर्स बास्केटबॉल टीम में नहीं चुना गया और मैंने इनकार कर दिया, इसलिए अवॉल रहा। मेरी माँ मुझसे वापस जाने के लिए विनती करती रही।
ने उनसे कहा, नहीं, मैं वापस नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ दाढ़ी बढ़ा लूंगा। वे मुझे पहचान नहीं पाएंगे। मैं सिर्फ दाढ़ी वाला एक और अश्वेत व्यक्ति बन जाऊंगा। मैं कंप्यूटर के बारे में सीखने के लिए जॉर्जिया टेक जा रहा था। मैं हमेशा अव्वल रहता। मैं बस चला जाता। मैं वापस आता, उम्मीद करता कि वे मुझे बाहर निकाल देंगे। 8 कई घटनाओं के बाद अंततः उन्हें अपनी कार को गलत स्थान पर पार्क करने के कारण बर्खास्त कर दिया गया। 9 आजीविका। मनोरंजन उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाने के प्रयास में एडकिंस ने पेशेवर नाम सिम्बाद के तहत काम किया, जिसे उन्होंने सिम्बाद द सेलर के लिए प्रशंसा के रूप में चुना था। 8 उन्होंने अपने स्टैंड अप कॉमिक करियर की शुरुआत स्टार सर्च में दिखाई। सिम्बाद ने साथी कॉमेडियन डेनिस मिलर के खिलाफ अपना राउंड जीता, 10 और जॉन कासिर से हारने से पहले फाइनल में जगह बनाई। 11 जल्द ही उन्हें द रेड फॉक्स शो में कास्ट किया गया, जो एक अल्पकालिक सिटकॉम था जिसमें उन्होंने बायर्न लाइटफुट की भूमिका निभाई। 12 एक अलग दुनिया। 1987 में सिम्बाद को द कॉस्बी शो के स्पिन-ऑफ ए डिफरेंट वर्ल्ड में भूमिका मिली, जो लिसा बोनेट के चरित्र डेनिस हक्सटेबल के इर्दगिर्द बना था। इससे पहले सिम्बाद द कॉस्बी शो में कार सेल्समैन डेविस सरेट के रूप में एक बार की भूमिका में दिखाई दिए थे, जबकि बोनेट केवल एक सीजन के लिए कार्यक्रम के साथ रहे। 13 सिम्बाद 1988 से 1991 तक कोच वाल्टर ओक्स के रूप में कलाकारों के साथ रहे। वाल्टर को जेलेसा विंसन नाम की लड़की से प्यार हो गया, जिसका किरदार डॉन लुइस ने निभाया था। वे डेट करते रहे और आखिरकार सगाई कर ली, लेकिन जीवन के प्रति अलग अलग नजरिए के कारण शादी रद्द करने का फैसला किया। 14 द सिम्बाद शो। 1990 के दशक की शुरुआत में उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि फॉक्स ने द सिम्बाद शो को हरी झंडी दे दी, जिसका प्रीमियर 16 सितंबर 1993 को हुआ। इसमें सिम्बाद ने 35 वर्षीय डेविड ब्रायन की भूमिका निभाई, जो एक कुंवारा व्यक्ति है जो भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ जाने के बाद 2 बच्चों का पालक बनने का फैसला करता है। 15 उस समय के आसपास सिम्बाद को अपने 2 बच्चों, रॉयस 16 उम्र 4 और पैगी उम्र 7 की संयुक्त हिरासत मिली थी, और उन्होंने प्रेस को बताया कि इन अनुभवों ने उन्हें एकल पेरेंटिंग के बारे में बताया। 15 अश्वेत पुरुष पहले से ही जिम्मेदार हैं, पहले से ही अपने कर्तव्यों का ख्याल रखते हैं, लेकिन कोई भी इस पर जोर नहीं देता। मैं पुरुषों और उनके बच्चों के खिलाफ ये सारी बुरी बातें सुनता हूँ। मैं बस इससे बहुत थक गया हूँ। किसी भी चीज से ज्यादा मैं दिखा रहा हूँ कि जीवन बदल गया है, दुनिया बदल गई है, और अब मुख्य बात सिर्फ पालन पोषण नहीं है, यह मार्गदर्शन करने वाली है, जहाँ ऐसे लोग जो आपके परिवार में भी नहीं हैं, उन्हें भी आगे आकर मदद करनी होगी, और हम उस जिम्मेदारी को स्वीकार करने जा रहे हैं जो हम अपनी संस्कृति में करते थे। 15 सिम्बाद शो को रद्द कर दिया गया, जिसका अंतिम एपिसोड 21 अप्रैल 1994 को प्रसारित हुआ। हालांकि इस भूमिका ने उन्हें 1995 के किड्स चॉइस अवार्ड्स में पसंदीदा टेलीविजन अभिनेता के लिए नामांकन दिलाया। 17 फिल्में और अन्य परियोजनाएं। सितंबर 2004 में जामा अमेरिकन हाई स्कूल के छात्रों के साथ सिम्बाद की बैठक। 1990 में सिम्बाद ने HBO के लिए अपना पहला स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल किया, जिसका नाम था सिम्बाद ब्रेन डैमेज्ड। यह स्पेशल जॉर्जिया के अटलांटा में मोरहाउस कॉलेज में रिकॉर्ड किया गया था। 1993 में सिम्बाद ने अपना अगला स्टैंड अप स्पेशल न्यूयॉर्क शहर के मेडिसन स्क्वायर गार्डन के पैरामाउंट थिएटर में सिम्बाद एफ्रोज एंड बेल बॉटम्स नाम से किया, जिसके लिए उन्होंने 1995 का इमेज अवार्ड जीता। उन्हें 1996 में सिम्बाद सन ऑफ ए प्रीचर मैन के लिए वापस लाया गया, जिसे कोलोराडो के डेनवर में पैरामाउंट थिएटर में रिकॉर्ड किया गया, और फिर 1997 में सिम्बाद नोथिन बट द फंक के लिए। ये सभी शो VHS और DVD पर जारी किए गए हैं। उद्धरण वांछित। सिम्बाद ने 1998 में सिम्बाद के समर जैम 370 सोल म्यूजिक फेस्टिवल में अपनी भूमिका के लिए फिर से नाक इमेज अवार्ड जीता। 1995 तक सिम्बाद ने डेविड एंड गोलियत प्रोडक्शंस नामक एक कंपनी बनाई, जो स्टूडियो सिटी में स्थित थी। 5
1989 से 1991 तक सिम्बाद इट्स शो टाइम एट द अपोलो के होस्ट थे और 2005 में वापस लौटे, जबकि नियमित होस्ट मोनिक मातृत्व अवकाश पर थीं। उन्होंने सोल ट्रेन के एक एपिसोड की मेजबानी की जो 14 जनवरी 1995 को प्रसारित हुआ। 1998 में सेलिब्रिटी जेपार्डी के एक एपिसोड में एक प्रतियोगी के रूप में दिखाई दिए और मई 2000 के मिस यूनिवर्स पेजेंट के लिए एमसी थे। 1990 के दशक के दौरान सिम्बाद ने निकेलोडियन के ऑल दैट के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। एक स्केच में उन्होंने आवर्ती चरित्र इशबू के पिता की भूमिका निभाई, जिससे सिम्बू कहा जाता है। उन्होंने कॉमेडी फिल्म गुड बर्गर में भी एक कैमियो भूमिका निभाई, जिसमें केनन और केल ने अभिनय किया, जिसमें उन्होंने मिस्टर वहीट की भूमिका निभाई, जो एक गुस्सैल शिक्षक था। उनके चरित्र को गॉफ वहीट के आधार पर तैयार किया गया था, जो फिल्म के निर्माता डैन श्नाइडर के मेम्फिस, टेनेसी में व्हाइट स्टेशन हाई स्कूल में एक पूर्व शिक्षक थे। उद्धरण वांछित। उन्होंने और फिल हार्टमैन ने कॉमेडी फिल्म हाउसगेस्ट में सह-अभिनय किया, जिसमें उन्होंने पिट्सबर्ग निवासी केविन फ्रैंकलिन की भूमिका निभाई, जिस पर गिरोह का $50,000 बकाया है। गैरी यंग के रूप में हार्टमैन अपने बच्चों से कहते हैं कि वे उनके पुराने कॉलेज के दोस्त को लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो अश्वेत है और जिसे उन्होंने 20 साल से नहीं देखा है। यंग का परिवार फ्रैंकलिन के अस्थिर स्वभाव के कारण स्थिर हो जाता है। 6 जनवरी 1995 को रिलीज हुई इस फिल्म ने उत्तरी अमेरिका में $26 मिलियन की कमाई की। उद्धरण वांछित। सिम्बाद की फिल्म भूमिकाओं में फर्स्ट किड भी शामिल है, जिसमें उन्होंने अभिनय किया था, और जिंगल ऑल द वे 1996, जिसमें अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, रीटा विल्सन और दिवंगत फिल हार्टमैन शामिल थे। जिंगल ऑल द वे के लिए सिम्बाद ने पसंदीदा सहायक अभिनेता परिवार के लिए ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट अवार्ड जीता। मई 1998 में हार्टमैन की मृत्यु के बाद यह उनके साथ उनका तीसरा और अंतिम सहयोग भी था। मार्च 1996 में सिम्बाद बोस्निया और हर्जेगोविना में यूएसओ दौरे में प्रथम महिला हिलेरी क्लिंटन और संगीतकार शेरिल क्रो के साथ शामिल हुईं। 19 नाक्प इमेज अवार्ड्स ने है हैप्पीली एवर आफ्टर फेरी टेल्स फॉर एवरी चाइल्ड 1996 में उनकी भूमिका को मान्यता दी। उन्हें एनिमेटेड लाइव एक्शन ड्रामेटिक यूथ या चिल्ड्रन सीरीज स्पेशल श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नामांकित किया। उन्होंने होमवर्ड बाउंड टू लॉस्ट इन सैन फ्रांसिस्को 1996 में एक पशु पात्र रिले को अपनी आवाज दी और बाद में रेडी टू रन में घोड़े हॉलीवुड शफल को आवाज दी। 1997 में सिम्बाद ने सिम्बाद गाइड टू लाइफ बिकॉज आई नो एवरीथिंग नामक हास्यपूर्ण लघु निबंधों की एक पुस्तक जारी की। इसे डेविड रिच के साथ मिलकर लिखा गया था। 20 अगस्त 1997 में वाइब पत्रिका ने अपना स्वयं का सिंडिकेटेड लेट नाइट टॉक शो शुरू किया, जो यूपीएन पर प्रसारित होता था, जिसके होस्ट अभिनेता क्रिस स्पेंसर थे। अक्टूबर में स्पेंसर को निकाल दिया गया और उनकी जगह सिम्बाद को लाया गया। यह श्रृंखला 1998 की गर्मियों तक चली। उसी समय सिम्बाद ने अरूबा के गिलर्मो पी. त्रिनिदाद मेमोरियल स्टेडियम में अपना HBO कॉमेडी स्पेशल नोथिंग बट द फंक प्रस्तुत किया। 1998 और 1999 में सिम्बाद बिल कॉस्बी और कार्सिवनर प्रोडक्शंस के साथ फिर से जुड़ गए और कॉस्बी के 3 एपिसोड में दिखाई दिए। फरवरी 1999 में उन्हें ताए बो के लिए एक इंफोमर्शियल में दिखाया गया था, जहां उन्होंने कहा था कि वह एक्शन स्टार बनने के लिए ताए बो सिस्टम का सफलतापूर्वक उपयोग कर रहे थे। 21 2002 में वे शोटाइम सीरीज रिसर्जेक्शन ब्लव्ड के 3 एपिसोड में दिखाई दिए। 2004 में उन्हें कॉमेडी सेंट्रल प्रेजेंट्स 100 ग्रेटेस्ट स्टैंड-अप्स ऑफ ऑल टाइम में अब तक के 78वें सबसे महान स्टैंड अप कॉमिक का नाम दिया गया। 2006 में मैक्सिम पत्रिका ने सिम्बाद को अब तक का सबसे खराब कॉमिक का दर्जा दिया। फरवरी 2007 में अभिनेता मार्क करी ने आत्महत्या न करने के लिए उन्हें मनाने में मदद करने के लिए सिम्बाद और बिल कॉस्बी को श्रेय दिया। 23 सिम्बाद R&B तिकरी 702 की खोज करने के लिए जिम्मेदार था, जिसने उनके माता-पिता को स्वीटा थानसुगा नाम से एक संगीत सम्मेलन प्रतियोगिता में उन्हें ले जाने के लिए राजी किया। समूह को अंतः संगीत निर्माता माइकल बिविंस ने सुना। 24
सिम्बाद ने टेलीविजन शो इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया में डेनिस रेनॉल्ड्स एन इरोटिक लाइफ एपिसोड में एक पुनर्वास केंद्र में खुद के रूप में एक कैमियो उपस्थिति भी दिखाई, जो मूल रूप से 23 अक्टूबर 2008 को प्रसारित हुआ था। 25 उनके कैमियो को उनके और श्रृंखला दोनों के प्रशंसकों से सकारात्मक प्रशंसा मिली। 26 सिम्बाद तू हंसेगा 3 का मेजबान था। 27 डीवीडी 11 नवंबर 2008 को जारी की गई थी। 28 उन्होंने क्लब नोकिया में अपना कॉमेडी सेंट्रल टेलीविजन स्पेशल व्हेयर यू बीन प्रस्तुत किया, जिसे बाद में डीवीडी 29 पर रिलीज किया गया और इससे और भी अधिक सफलता मिली। 14 मार्च 2010 को उन्होंने सेलिब्रिटी अप्रेंटिस पर डेब्यू किया और दूसरे एपिसोड 21 मार्च 2010 पर प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में कोडक चुनौती में हारने के बाद उन्हें निकाल दिया गया, 13वें स्थान पर रहे। सिम्बाद ने वी पर सिम्बाद इट्स जस्ट फैमिली नामक एक रियलिटी शो में अभिनय किया था, जो मंगलवार को रात 10 बजे प्रसारित होता था। यह शो 2011 में रद्द कर दिया गया था। 2013 में सिम्बाद ने एनिमेटेड फिल्म प्लेन्स में रोपर की आवाज दी। उसी वर्ष उन्होंने वयस्क एनिमेटेड श्रृंखला अमेरिकन डैड में अतिथि भूमिका निभाई। लॉस्ट इन स्पेस एपिसोड में खुद के एनिमेटेड संस्करण को आवाज दी। फिर 2014 के एपिसोड द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए वापसी की और फिर 2015 की होली शिट जेफ्स बैक में उद्धरण वांछित। अप्रैल 2015 में सिम्बाद अफगानिस्तान के बगराम और कंधार एयर बेस पर एक यूएसओ शो में दिखाई दिया। उद्धरण आवश्यक। 2017 में वह डिज्नी जूनियर के द लायन गार्ड के 2 एपिसोड में उरोहो द बबून की आवाज के रूप में दिखाई दिए। उसी वर्ष वह कॉलेज ह्यूमर अप्रैल फूल के वीडियो में दिखाई दिए, जिसमें नवनिर्मित फुटेज शामिल थे जो कथित तौर पर 1990 के दशक की जिन फिल्म शाज़म से लिए गए थे, जो कभी अस्तित्व में नहीं थी। कॉमेडी ने शाज़म को असली जिन फिल्म काज़ाम 1996 के साथ भ्रमित करने वाली एक इंटरनेट अफवाह से प्रेरित किया, जिसमें शकील ओनील ने अभिनय किया था। 30, 31, 32 शाज़म की झूठी यादों 33 को 1994 में सिम्बाद द सेलर फिल्मों की एक टीवी प्रस्तुति के दौरान जिन जैसी पोशाक पहने हुए हास्य अभिनेता की यादों के एक मिश्रण के रूप में समझाया गया है। 34, 35 इसके अलावा से सिम्बाद का एप्पल उत्पादों का उपयोग करने और उन्हें बढ़ावा देने, एप्पल के साथ काम करने और एप्पल के कार्यक्रमों में शामिल होने का एक लंबा इतिहास रहा है। उदाहरणों में मैकवर्ल्ड 37 और WWDC 38 शो में कई बार शामिल होना शामिल है। 25 जनवरी 2011 को वह मैकवर्ल्ड एक्सपो 2011 के सेलिब्रिटी स्पीकर थे। 37 संगीत सिम्बाद तालवाद्य और ड्रम भी बजाता है, जिसे वह अक्सर हर शो में आने के बाद प्रदर्शित करता है। उसने मेम्फिस रेड के नाम से कई कलाकारों और संगीतकारों के साथ काम किया है, जैसे डॉन लुइस और एडल टर्बन वाद्यवादक, सैक्सोफोनिस्ट जॉर्नेल हेनरी, PKJ हेनरी। व्यक्तिगत जीवन सिम्बाद ने 1985 में मेरेडिथ फुलर से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं। 39 इस जोड़े का 1992 में तलाक हो गया, लेकिन 2002 में उन्होंने दोबारा शादी कर ली। 40 नवंबर 2020 में उनके परिवार ने प्रेस को घोषणा की कि सिम्बाद हाल ही में हुए स्ट्रोक से उबर रहे हैं। 41 मार्च 2024 में सिम्बाद ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वह अभी भी अपने स्ट्रोक से उबर रहे हैं, लेकिन वह भविष्य में अपने करियर में वापसी का प्रयास कर रहे हैं। 42 कर संबंधी मुद्दे अप्रैल 2009 में सिम्बाद को कैलिफोर्निया राज्य के 10 सबसे खराब कर देनदारों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जिस पर राज्य को व्यक्तिगत आयकर के रूप में $2.5 मिलियन का बकाया था। 43 11 दिसंबर 2009 को सिम्बाद ने अध्याय 7 दिवालियापन के लिए आवेदन किया। 44 45 5 फरवरी 2010 को यह बताया गया कि सिम्बाद ने अपने कर के बोझ को कम करने के लिए अपने 2.5 एकड़ 1.0 हेक्टेयर पहाड़ी घर को बिक्री के लिए रखा। तो दोस्तों ये 6 जून 2025 को रिलीज़ की गई थी नेटफ्लिक्स पर और लोगों द्वारा इसे बड़ा प्यार दिया गया
और टाइलर ड्यूपेरी की ये बेहतरीन मूवीज़ में से एक रही है और ये नेटफ्लिक्स पर ट्रेंडिंग पर भी चल रही है। बाकी क्रेज़ लोगों में बहुत बढ़िया इसका देखने को मिला है। बाकी मैंने इसकी फर्स्ट वीडियो जब ये रिलीज़ हुई थी, जब भी मैंने इसकी एक तरह से रिव्यू की वीडियो आपके लिए लेकर आया था, और अब इसके एक्सप्रेशन की सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई दी है। तो वीडियो को आप ज़रूर से लाइक करने की कोशिश कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।